मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबको विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व सभ्यताओं में से भारत की सिंधु सभ्यता बेजोड़ मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान हमको 1921 से पहले नहीं था और तब से ये धारणा थी कि हमारी प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हमें इस सभ्यता का ज्ञान हुआ तब पता चलता है कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और ये सभ्यता उच्च कोटि की सभ्यता है। यह सभ्यता वास्तव में विश्व के अन्य सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वान इसकी परिपक्व अवस्था 2550 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक मानते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ यह दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के साथ यह दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों से में एक था और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर नदी जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, साथ ही साथ इसे हकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके किनारे हुआ था। अर्थात प्राचीन सभ्यता का विकास सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं दिसंबर 2014 में भिड़नाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जिस सभ्यता का पता चला, जिस सभ्यता के अवशेष खुदाई में हमको प्राप्त हुए वो अत्यंत प्राचीन और बेजोड़ रही। ब्रिटिश काल में खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और अनेक बार उजड़ गए। 17वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तब उन्हें वहां से बनी ईंटें मिली थी जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में एक सर्वेक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट सौंपा था। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो इस समय बर्टन बंधुओं को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और उन्होंने इसकी सूचना तत्कालीन सरकार को दे दी थी। इसी क्रम में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बना दिया गया। फ्लिट महोदय ने इस सभ्यता के बारे में एक विस्तृत लेख सौंपा था और कालांतर में हम देखते हैं कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी को उत्खनन का दायित्व सौंपा गया
और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य करके एक नए सभ्यता का पता लगाया जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थान में सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे नगरीकरण भी कहा जाता है। नदी घाटी की सभ्यता नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में ही हमको देखने को मिलता है। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन कार्य हो चुका है, अर्थात चिन्हांकित अभी ज्यादा है लेकिन उत्खनन कार्य अभी कम है। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर, उनके विभिन्न कालों पर, उनके विस्तार पर चर्चा करते हुए हम नगर निर्माण योजना, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनके शिल्प और तकनीकी ज्ञान का भी उल्लेख करते हुए हम इस सभ्यता के पतन पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नामोत्पत्ति। सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की विभिन्नताओं की वजह से इस इंडस को कालांतर में सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। तो एक प्रकार से ये उच्चारण विशेषता रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियां के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन ये नहीं कि सारी सभ्यता का ज्ञान हमको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिला। इसके अतिरिक्त भी अन्य नदियों के तट में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष हमको उत्खनन के दौरान मिला है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर ही सभ्यता का विकास हुआ, ऐसी बात नहीं है। अन्य नदियों के तट पर भी इस सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन यह एक बात को तो रेखांकित जरूर करता है कि यह नदी घाटी की सभ्यता थी। जैसे रोपड़, लोथाल, कालीबंगा, बनमाली, रंगपुर, ये आदि अन्य नदियों के तट में हमको देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में कई विद्वान, कई इतिहासकार इस सभ्यता का नामकरण इसके प्रथम ज्ञात स्थल अर्थात हड़प्पा के नाम पर करते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता नाम देना ज्यादा उचित मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नामकरण के संबंध में इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे जो भी हो, आपके पास यदि कोई प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपका आंसर, उत्तर लगभग एक ही होगा। विस्तार हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर हम चर्चा करेंगे। सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल है। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में हमको देखने को मिलता है। इसके पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हमको देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग में भी हमको इस सभ्यता के अवशेष देखने को मिलता है। इसका फैलाव
उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमा बांध महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है के हिरण्यक्षेत्र मेरठ और कुरुक्षेत्र तक फैला हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार विशाल क्षेत्रों में है। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार में था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोक्तार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकांगेडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इतने विशाल क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता के अवशेष हमको देखने को मिलता है। इतना बड़ा क्षेत्र जो आधुनिक पाकिस्तान के बराबर है और उस समय हमारा प्राचीन सभ्यता इतने बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ा सभ्यता हमारे हड़प्पा सभ्यता है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है। ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में संसार भर में भी किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1000 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के हमको देखने को मिलता है और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में हमको तीनों प्रकार के अवस्थाएं देखने को मिलता है। परिपक्वता से पूर्व का, परिपक्वता और परिपक्वता के बाद का। इनमें से 2 नगर महत्वपूर्ण हैं जिसका उल्लेख हमेशा आता है और वो है पंजाब का हड़प्पा और दूसरा है सिंध का मोहनजोदड़ो। पहले मोहनजोदड़ो जिसका मूल उच्चारण नाम था मुअनजोदारो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था प्रेतों का टीला। दोनों ही स्थल वर्तमान में अभी पाकिस्तान में हमको देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर में स्थित थे और दोनों इंडस नदी से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तीसरा नगर मोहेंजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चन्हूदड़ो था, जो साथ ही चौथा नगर था गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया, तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली था। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा सभ्यता के दर्शन हमको देखने को मिलते हैं। सुतकांगेडोर तथा सुरकोतरा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई पड़ती है। इन दोनों की विशेषता एक एक नगर दुर्ग की है। देखिए महत्वपूर्ण, उत्तर हड़प्पा सभ्यता गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाई गई थी। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई थी। अब हम प्रमुख शहर पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन थे? हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान लड़काना जिला में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में है। ये महत्वपूर्ण स्थल है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कोट दीजी ये सिंध पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सभ्यता आज पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान किसका अंग था? पहले तो भारत का अंग था। 1947 से पहले वो तो भारत का ही अंग था। इसलिए 1947 से पहले जो भी इतिहास घटना घटी है वो भारत का इतिहास है, वो पाकिस्तान का इतिहास नहीं है। पाकिस्तान का अस्तित्व तो 1947 में 15 अगस्त 1947 को आया है। उसके बाद उसका इतिहास का निर्माण होता है।
इससे पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है वो भारत के इतिहास का अंग है। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में सोरतगुई, यहां से हमको नहरों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। जैसे गुजरात में बहुत बड़े क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। लोथल है, सुरकोटरा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसूल, धौलावीरा, प्रभात पट्टन, भगतराव, ये गुजरात क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में खुदाई हुई है। हरियाणा में राखीगढ़ी, भिड़राना, बनावली, कुणाल, मिताथल, ये हिसार में इस सभ्यता के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। पंजाब, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र प्राचीन सभ्यता की जननी रही, वो था रोपड़, बाड़ा, संथोल, जो फतेहगढ़ पंजाब में स्थित है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में दायमाबाद, राजस्थान कालीबंगा, जम्मू कश्मीर मातादा, इन सारे क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता के अवशेष हमको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और कई छोटे छोटे स्थल है जिसकी खुदाई अभी नहीं हो पाई है। इससे यह पता चलता है कि भारत के प्राचीन सभ्यता का उदय भारत के प्राचीन नदियों के तट पर हुआ था और एक उच्च कोटि की सभ्यता हमको देखने को मिलता है। नगर निर्माण योजना इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे सामान्य स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यास्त थे, यानी सड़क एक दूसरे को समकोण में काटती थी। नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता था जब हवा चलती थी तो ये सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर हमको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हड़प्पा में ऐसा सभ्यता थी, ऐसे भवन निर्माण थे, तो ऐसा नहीं, वहां मोहनजोदड़ो में भी और अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। एक प्रकार से आधुनिक नगर पालिका व्यवस्था, नगर निगम की व्यवस्था जैसी होती है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था हमको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भवन हमको देखने को मिलते हैं। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल रहे होंगे। क्योंकि हमको राजनीतिक स्थिति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन वहां जो विकसित सभ्यता है इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां की राजनीतिक सत्ता चाहे जो भी रही हो, उसके आधार पर वे कर एकत्रित करते थे और इसे जन कल्याण के लिए कार्य में लगाते थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी ये लगने लगता है कि शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान रहे होंगे, तभी तो उनकी जनता इतनी उच्च कोटि की व्यवस्था स्थापित कर पाई। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। हम आपको चित्र में इसको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चित्र के माध्यम से हम आपको इस स्नानागार के बारे में बता रहे हैं। दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई थी। बगल में कपड़े बदलने के लिए कपड़े हैं। देखिए कितनी सोच अच्छी थी उन लोगों की। आजकल का जो स्विमिंग पूल है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था हमको सिंधु सभ्यता काल में भी देखने को मिलता है। तो प्राचीन सभ्यता हमारी कितनी उच्च कोटि की थी, ये हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं भी था, जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था।
स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। हौज के कोने में एक निर्गम है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था, अर्थात गंदे पानी बहकर नाले में जाने की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि गंदे पानी से ही लोगों को नहलाया जाता था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो उच्च कोटि की व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, ऐसे विद्वानों का मानना है। जैसे भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए ये आवश्यक माना जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार देखने को मिलते हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों में खड़े हुए हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा, और ये नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है। धान की कोठी देखे हो, जानते हो, जो गांव से संबंधित होंगे वो जानते होंगे, लेकिन अब गांव में भी धान की कोठी देखने को नहीं मिलता। किसान खेत से धान को लाता है और उसकी मिसाई करके उसको मंडी में ले जाता है। अब एक धान को कोठी में रखने की जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए आज के बच्चे धान की कोठी नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो गांव से जुड़े होंगे वो जरूर रूप से धान की कोठी जानते होंगे। फर्श की दीवारों में हमको गेहूं और जौ के दाने देखने को मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दलनी होती रही होगी। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी मिले हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरा बने हुए थे, शायद कोठारों के लिए बने रहे होंगे। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि कोठार सभ्यता सिंधु सभ्यता संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि सिंधु सभ्यता काल में किस प्रकार से अपने अन्न की सुरक्षा के लिए ये बड़े बड़े कोठी तैयार करते थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में भी हमको ईंटों के प्रयोग देखने को मिलता है। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो था, पर इतने बड़े पैमाने पर सिंधु सभ्यता में प्रयोग हुआ ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली वास्तव में अद्भुत थी। लगभग हर घर के हर छोटे या बड़े मकान के प्रांगण में स्नानागार होता था, और जो पानी प्रयोग में लाई जाती थी वो पानी सड़क में बहती नहीं थी, जैसे आजकल हमको गांव में या शहरों में देखने को मिलता है। ये गंदे पानी उस ढकी हुई नालियों के माध्यम से दूर तक बहकर चली जाती थी, अर्थात उस क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ रहता था। ये हमको सिंधु सभ्यता काल में देखने को मिलता है। लगभग देखते हैं कि प्रत्येक घर में इस प्रकार की व्यवस्था थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने घर में कुएं खुदवाए थे, इसके अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। घरों का पानी बहकर सड़क तक नहीं आता था, अक्सर ये ईंटों के द्वारा पक्की नालियां बनाकर रखते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष हमको भी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की नगरी सभ्यता अत्यंत उच्च कोटि की थी। सड़क समकोण में कटती थी, जो घर भवन बने थे उसमें खुलेदार खिड़की होती थी, हवा शुद्ध हवा घर के अंदर आती थी, और जो हवा दूषित हो जाती थी वो खिड़की के माध्यम से बाहर निकल जाती थी। इतनी उच्च कोटि के भवन निर्माण हमको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जब अध्ययन करते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश की सभ्यता अत्यंत प्राचीन सभ्यता है, अत्यंत बेजोड़ सभ्यता है, अत्यंत नूतन सभ्यता है, और हम विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से अपना स्थान तय करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सिंधु सभ्यता से अच्छी तरह से परिचित हो गए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या सिंधु सभ्यता के बारे में आती है
तो आप मुझ तक जरूर शेयर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम भाग में हमने सिंधु सभ्यता के नामोत्पत्ति, विस्तार एवं नगर नियोजन पर चर्चा किए। अब हम हमारे लेक्चर के दूसरे भाग में सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।